भारत के महान लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है मैं हार गई और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हॉल हंसी कहकहों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था। उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे बेटे का भविष्य। उसका सारांश कुछ इस प्रकार था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक गीता रख देते हैं और खुद छिपकर खड़े हो जाते हैं। जब बेटा कमरे में आता है तो सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है। उसकी बाँछें खिल जाती हैं। बड़ी हसरत से उसे सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए वो बाहर निकलता है। बाप बेटे की ये करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदय ने यह पंक्ति पढ़ी कि हॉल के कोने कोने तक हंसी की लहर दौड़ गई। पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वो कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा भी तो एक बहुत बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक इससे बद्धी कविता नहीं सुनी। अपने मित्र की व्यंग की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचानती थी। उनके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए और हार गए थे। उस तमाचे को वो अभी तक भूले नहीं थे। आज ये कविता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया। पर मेरे मन में उस समय कुछ और चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिए सारी रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवि महाशय को करारा सा जवाब दूं। चाहती तो थी कि कविता में ही उनको जवाब दूं, पर उस ओर कदम नहीं उठाया। सो निश्चय किया कि कविता तो नहीं, कहानी से ही जवाब दूंगी। अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाई जिससे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़ेगी। भरी सभा में वो जो नहला मार गए थे, मैं उस पर दहला नहीं, सीधे इक्का ही फटकारना चाहती थी जिससे बाजी हर हालत में मेरी हो जाए। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दीवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर पर नजर गई। सबके प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्रोत्साहन देने लगे। सब नेताओं के व्यक्तिगत गुणों को एक एक साथ मैंने अपने नए नेता में डाल देना चाहती थी, जिससे वो किसी भी गुण में कम न रह जाए। पूरे सप्ताह तक मैंने बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ी और अपने नेता का ढांचा तैयार किया। सुना और पढ़कर भी महसूस किया कि जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में ही उत्पन्न होती हैं। सोच विचार कर एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने सभी गुणों से लैस अपने नेता का जन्म गांव के गरीब किसान की झोपड़ी में करा दिया। मन की आशाएं और उमंगें जैसे बढ़ती हैं, वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे उसने मिडिल पास किया। यहाँ तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और क्रांतियों के इतिहास पढ़ डालिए। देखिए, आप बीच में ये मत पूछिए कि 8वीं का बच्चा इतना सब कैसे समझ सकता है। ये तो एकदम अस्वाभाविक बात है। इस समय मैं आपकी किसी भी प्रश्न देने की मन स्थिति में नहीं हूँ। आप ये नहीं भूलें कि ये बालक एक महान भावी नेता है। हाँ, तो ये सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अरमान मचलने लगे, बड़े बड़े सपने साकार होने लगे, बड़ी बड़ी उमंगें करवटें लेने लगी।
वो जहाँ भी कहीं भी अत्याचार देखता, मुट्ठियाँ भींच भींच कर संकल्प करता, उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता और मुझे उसकी योजना में, उसके संकल्पों में अपनी सफलता हंसती खेलती नजर आती। एक बार जान का खतरा मोल लेकर मैंने जमींदार के परिंदों से उसकी मुठभेड़ करा दी और उसकी विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ। तभी अचानक एक घटना घट गई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दवा इलाज के लिए घर में पैसे नहीं थे, सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। पिता की इस बेबसी की मृत्यु का भारी सदमा लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने रोते रोते प्राण तो नहीं पर आंखों की रोशनी जरूर गवा दी। घर में उसकी एक विधवा बुआ और एक छोटी क्षयग्रस्त बहन थी। सबके भरण पोषण का भार उस पर आ पड़ा। आय का कोई साधन नहीं था। थोड़ी बहुत जमीन थी, उसे जमींदार ने लगान बकाया निकालकर हथिया लिया। उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक वो चुप बैठा था, पर अब क्यों मानता? उसके क्रांतिकारी बेटे से वो परिचित था, सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया। अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी। वो सलाह लेने मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है, तुम घर बार रोटी की चिंता छोड़कर देश सेवा के कार्य में लग जाओ। तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। तुम सब कुछ बड़ी सफलता पूर्वक कर सकोगे, क्योंकि मैंने तुम में सब आवश्यक गुण भर दिए हैं। उसने मुझे बहुत ही बुझे हुए स्वर में कहा, ये सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन का क्या होगा? मुझे देश बहुत प्यारा है, पर ये लोग भी कम प्यारे नहीं। मैं झल्ला उठी। तुम नेता होने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं। जानते नहीं, नेता लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वो देश के, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तुम्हें मेरे आदर्श के अनुसार चलना पड़ेगा। जानते हो, मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी विधाता। उसने सब कुछ अनसुना करके कहा, ये सब तो ठीक है, पर मैं अपनी अंधी बूढ़ी माँ की दर्द भरी आहों की उपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकता। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती? गुजारे का साधन हो जाने से मैं बाकी सारा समय देश सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारे सपने सच्चे कर दूंगा, पर पहले मेरे पेट का भी तो कुछ प्रबंध कर दो। मैंने सोचा, क्यों ना अपने पिताजी के विभाग में इसे कहीं कोई नौकरी दिलवा दूं। देखा तो सब जगह भरी हुई थी। कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे, तो कहीं फुफेरे भाई। मतलब ये है कि मैं उसके लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकी। उसका मुंह तो चीर दिया, पर उसे भरने का प्रबंध नहीं कर सकी। हार कर उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। जमींदार की नई हवेली बन रही थी, वो उसी में ईंटें ढोने का काम करने लगा। जैसे जैसे वो सिर पर ईंटें उठाता, उसके अरमान नीचे को धसकते जाते। मैंने उसे उस काम को ना करने के लिए लाख बार कहा, पर वो अपनी माँ बहन को आड़ लेकर मुझे निरुत्तर कर देता। फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिभाओं और गुणों को मैंने उसे घुट्टी में पिलाया था। हर परिस्थिति में वो अपना रंग दिखलाएंगे, ये सोचकर ही मैंने उसके भाग्य पर छोड़ दिया और दर्शक की भांति उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करने लगी। उसकी बीमार बहन की हालत बहुत खराब हो गई। वो उसे बहुत प्यार करता था। उसने एक दिन काम से छुट्टी ली और शहर गया, उसके इलाज के प्रबंध की तलाश में। घूम फिर कर एक बात उसकी समझ में आ गई कि काफ़ी रुपया हो तो उसकी बहन बच सकती है। बार बार जैसे उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, कहीं से भी रुपयों का प्रबंध करके मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और उसके सामने उसके बाप की मृत्यु का दृश्य घूम गया। गुस्से से उसकी नसें तन गईं। वो गांव आया और वहाँ के जितने भी संपन्न लोग थे, सबसे कर्ज मांगा, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर निराशा के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला। इस नाकामयाबी पर उसका विद्रोही मन जैसे भड़क उठा। वो दिन भर बिना बताए जाने क्या क्या संकल्प करता रहता और आधी रात के करीब दिल में निहायत ही नापाक इरादा लेकर उठा। मैं कांप गई। वो चोरी करने जा रहा था। मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वो चोरी करे? छी! और इसके पहले कि चोरी जैसा वो कार्य करता, अपनी नैतिकता का हनन करता, मैंने उसका ही खात्मा कर दिया।
अपनी लिखी हुई कहानी के पन्नों को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। उसकी तबाही के साथ एक महान नेता के निर्माण करने का मेरा हौसला भी मुझे तबाह होता नजर आया। लेकिन इतनी आसानी से मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। बड़ी धैर्य के साथ मैंने अपनी कहानी का विश्लेषण करने बैठी तो सभी गुणों से लैस होकर भी मेरा नेता नेता ना बनकर चोर बन गया। और खोजबीन करते करते मैं अपनी असफलता की जड़ तक पहुंच ही गई। गरीबी। गरीबी के कारण ही उसके सारे गुण दुर्गुण बन गए और मेरी मनोकामना अधूरी रह गई। जब सही कारण सूझ गया तो उसका निराकरण भी क्या कठिन था। एक बार फिर कलम पकड़ी और नेता बदले हुए रूप और बदली हुई परिस्थितियों में एक बार फिर इस संसार में आए। इस बार उसने शहर के करोड़पति सेठ के यहाँ जन्म लिया, जहाँ ना उसके सामने पेट भरने का सवाल था, ना बीमार बहन के इलाज की समस्या। असीम लाड प्यार और धन वैभव के बीच वो पलने लगा। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसे शिक्षा दी गई। उसके अलौकिक प्रतिभा देखकर सब चकित रह जाते। वो अत्याचार होते देखकर तिलमिला जाता, जोशीले भाषण देता, गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाता। गरीबों के प्रति उसके दिल में बहुत दया थी। अमीर होकर भी वो सादगी से जीवन बिताता। सारांश ये है कि महान नेता के बनने में जित सभी शुभ लक्षण उसमें मुझे नजर आए। कदम कदम पर वो मेरी सलाह लेता और मैंने भी उसके भावी जीवन का नक्शा उसके दिमाग में पूरी तरह उतार दिया, जिससे वो कभी भी पथभ्रष्ट न हो पाए। मैट्रिक पास करके वो कॉलेज गया, जिस कॉलेज में एक समय केवल राजाओं के पुत्र पढ़ा करते थे और आज भी जहाँ रईसी का वातावरण था, उसी कॉलेज में उसके पिता ने उसे भर्ती कराया। लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजूद उन रईसजादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना नहीं रही। अब ज़रा आराम तलब हो गया। मेरे सलाह मशवरों की अब उसे उतनी चिंता नहीं रही। घंटों अब वो कॉफ़ी हाउस में रहने लगा और एक दिन तो मैंने उसे हाउजी खेलते देखा। मेरा दिल धक से कर गया। जुआ? हाय राम, ये क्या हो रहा है? मैं संभलकर कुर्सी पर बैठ गई और कलम को कसकर पकड़ लिया। कलम को जोर से पकड़कर ही मुझे लगा मानो मैंने उसकी नकेल को कसकर पकड़ लिया, पर उसको तो जैसे अब पर निकल आए थे। जुआ ही उसके नैतिक पतन की अंतिम सीमा ना रही। कुछ दिनों में मैंने उसे शराब पीते देखा। मेरा क्रोध सीमा से बाहर जा चुका था। मैंने उसे अपने पास बुलाया, अपने क्रोध पर जैसे तैसे काबू रखते हुए पूछा, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? वो भी मानो मेरा सपना पूरा करने के लिए तैयार होकर आया था। बोला, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है, पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलूं। मेरा अपना भी अस्तित्व है, मेरे अपने भी विचार हैं। मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी निर्माता। मेरी इच्छा से बाहर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो हंस पड़ा। अरे, तुमने तो मुझे अपनी कलम से पैदा किया है। मेरे इन दोस्तों को देखो, इनकी अम्माओं ने इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है, फिर भी वो इनके निजी जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मानो मैं आदमी नहीं काठ का उल्लू हूँ। सो बाबा, ऐसी नेतागिरी मुझसे नहीं निभाई जाएगी। ये उम्र, दुनिया की रंगीनी और घर की अमीरी, बिना लुत्फ उठाए यूं जवानी बर्बाद कर दूं? ये करके क्या नेता नहीं बना जा सकता? और मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही वो सीटी बजाता हुआ चला गया। कल्पना तो कीजिए उस जलालत की जो मुझे सहनी पड़ी। इच्छा तो ये हुई कि अपने पहले वाले नेता की तरह इसका भी सफाया कर दूं, पर सदमा इतना गहरा था कि जोश भी न रहा। इतना सब हो जाने पर भी जाने क्यों मन में एक क्षीण सी आशा बनी हुई थी कि शायद वो सीधे रास्ते पर आ जाए। गांधी जी ने भी तो एक बार बचपन में चोरी की थी, बुरे कर्म किए थे, फिर वो अपने आप रास्ते पर आ गए। संभव है इसका दिल भी कभी पश्चाताप की आग जले और ये अपने आप सुधर जाए। पर अब मैंने उसे आदेश देना बंद कर दिया और आराम से बैठकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ
मेरे चरणों में आ गिरेगा और अपने किए के लिए क्षमा मांगेगा। पर ऐसा शुभ दिन कभी नहीं आया। जो दिन आया वो कल्पनातीत था। वो एक बहुत ही सुहावनी सांझ को मैंने देखा कि वो खूब सज धज रहा है। आज का लिबास कुछ अनोखा ही था। सूट की जगह सिल्क की शेरवानी, सिगरेट की जगह पान, सेंट महक रहा था। बाहर हॉर्न बजा और वो गुनगुनाकर अपने मित्रों की गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी एक बार सामने रुकी और रात तक वो साहबजादे पेग पर पेग ढालते रहे, भद्दे मजाक करते रहे और ठहाके लगाते रहे। रात के 9 बजे उठे तो पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से जिस गंदी जगह चलने को कहा, उसका नाम लिखते भी मुझे लज्जा आती है। अपने को बहुत रोकना चाहती थी, फिर भी वो घोर पाप मैं सहन नहीं कर सकी और तय कर लिया कि आज जैसे भी होगा मैं फैसला कर ही डालूंगी। मैं गुस्से से कांपती हुई उसके पास पहुंची। इस समय उससे बात करने से भी मुझे नफरत हो रही थी। क्रोध से मेरा रोम रोम जल रहा था। फिर भी मैंने अपने को काबू में रखकर और स्वर को भरसक कोमल बनाकर मैंने उससे कहा, एक बार अंतिम चेतावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे सर्वनाश देखकर जानते हो मुझे कितना दुख होता है। अब भी समय है, संभल जाओ। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। पर इस समय वो शायद मुझसे बात करने की मन स्थिति में नहीं था। उसे पान चबाते हुए कहा, अरे जान, ये क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है। कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छमिया का छमाका। देख लो, बस सरूर आ जाए। मैंने कान बंद कर लिए। वो कुछ और भी बोला पर मैंने सुना नहीं। क्रोध के आवेग में कुछ भी कहते नहीं बना, केवल मुंह से इतना ही निकला, दुराचारी, अशिष्ट, नरकीय कीड़े हो तुम। उसके मित्र ने जो कुछ कहा उसकी हल्की सी ध्वनि मेरे कान में पड़ी। वो जाते जाते कह रहा था, अरे ऐसी घोर हिंदी में फटकारोगी तो वो समझेगा भी नहीं। ज़रा सरल भाषा बोलो। और अधिक सहना मेरे बूते के बाहर की बात थी। मैंने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया। वो छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला था कि मैंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जैसा किया वैसा पाया। उसने तो अपने किया का फल पा लिया, पर मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकी। इस बार की सफलता ने बस मुझे रुला ही दिया। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन्न करके फिर से प्रयास करती। इन 2 हत्यारों की भार से ही मेरी गर्दन टूटी जा रही थी और हत्या का पाप ढोने की न इच्छा थी न शक्ति। और अपने सारे अहंकार को तिलांजलि देकर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि कवि भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार गया था, उस पर इक्का तो क्या, मैं दुग्गी भी नहीं मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। धन्यवाद।